स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। और आज हम लोग हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद किस तरह से बटे हुए थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी और उनके क्षेत्र क्या थे वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उसके बाद हमने देखा था कि मगध साम्राज्य का उदय होता है। और मगध साम्राज्य का जब उदय होता है तो उस पर कुछ राजवंश हमने पढ़े थे। शॉर्ट वीडियो मैंने आपको इसमें डाली थी, शॉर्ट ट्रिक की हसीन मासू का, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो मगध साम्राज्य का एक्चुअली में जो उद्गम होता है या ओरिजिन होता है वो उन 16 महाजनपदों जब थे, 16 महाजनपद जब थे तो उसमें से मगध साम्राज्य जो था वो मगध जो महाजनपद था मगध, वो आखिरकार बाकी सभी महाजनपदों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, यानी कि अधिकार कर लेता है। और अंत में एक ही महाजनपद बचता है जिसको मगध कहते हैं। और आगे जाकर मगध के ऊपर जो राजवंश आते हैं, ठीक है ना, वो इस पर शासन करते हैं। और इसी शासन को, चूँकि काफ़ी शक्तिशाली शासन होता है ये, और इसी को फिर हम लोग क्या कहते हैं, मगध साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ राजवंश हैं जो हमने पढ़ने हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा, मगध साम्राज्य से पहले क्या था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 16 महाजनपद तो थे, लेकिन अगर हम केवल मगध की बात करें, यानी कि बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मगध साम्राज्य के आने से पहले, यानी कि मगध साम्राज्य के स्टार्टिंग से पहले एक और अपने को जानकारी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहदत्त वंश। इसका नाम ही बृहदत्त वंश है और एग्जाम में बनता है यहाँ से क्वेश्चन। बृहदत्त वंश के नाम से एक वंश यहाँ पर चलता था। एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि मगध साम्राज्य की जानकारी या इसके जो स्रोत हैं वो क्या है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य के जो स्रोत है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जो मगध साम्राज्य की हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका मेंशन होगा ना, तभी तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, तभी तो उसको इतिहास कहा जाता है। तो मगध साम्राज्य की जानकारी जो मिलती है, याद रखिएगा इसका जो स्रोत है वो आपसे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे अथर्ववेद से। कहाँ से? अथर्ववेद से। पहली बात आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मगध साम्राज्य की जो जानकारी का स्रोत है वो क्या है, अथर्ववेद है। वैदिक पीरियड में ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वेदों की हम बात करें, 4 वेद है जिसमें अथर्ववेद जो आपका है उसमें मगध साम्राज्य का जिक्र आया है। ठीक, नंबर 1 बात। इसके अलावा और कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? इसके अलावा आपको जो इसकी सटीक जानकारी मिलती है, हम जो पढ़ते हैं, वो बौद्ध और जैन धर्म की जो किताबें हैं, साहित्य हैं, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि स्रोत क्या, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप एकदम बताएंगे अथर्ववेद और बौद्ध और जैन धर्म की जो साहित्य है वहाँ से हमें मगध साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, एक ना वंश था जिसका नाम था बृहदत्त वंश। ठीक है, ये जो बृहदत्त वंश था, इससे मगध से पहले, है ना, मगध से पहले यानी कि हम बात करें इसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है कि मगध से पहले बृहदत्त वंश था, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एक्चुअली में वेदों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, लेकिन जो हमारे पुराण है, जो महाभारत है ना, आपने जरासंध का नाम सुना होगा। जरासंध एक्चुअली में इस वंश का जो संस्थापक था वो बृहदत्त था। ठीक है, कौन था? बृहदत्त था। इसको आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो बृहदत्त की हम लोग बात करें तो बृहदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम है जरासंध। ये नाम आपने सुना होगा जरूर, पौराणिक कथाओं में इसका नाम आता है। जरासंध जो था वो बहुत पराक्रमी शक्तिशाली राजा हुआ करता था इस वंश का, बृहदत्त वंश का। तो सभी राजाओं को इसने हरा दिया था। पुराणों में, पुरानी कथाओं में इनका मेंशन मिलता है, इनका जिक्र आया है। लेकिन जब महाभारत का समय चल रहा था, जब श्री कृष्ण थे, है ना, महाभारत का समय जब चल रहा था, तो भीम को आदेश दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि आप जाइए और जरासंध को पराजित कीजिए। ठीक है, तो इसको जो हराया था वो भीम ने हराया था। ठीक है, किसने पराजित किया? इसको पराजित किया था भीम ने, इसको पराजित किया था। ठीक है, और ये ऐसा करने का आदेश किसकी तरफ से मिला था? श्री कृष्ण ने इनको आदेश दिया था भीम को। ठीक है, तो ये कुछ पौराणिक इसके तार हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे बृहदत्त वंश। इससे ज़्यादा जानकारी बृहदत्त वंश की नहीं मिलती है, और ये पता चलता है कि इसके बाद जो साम्राज्य आया था वही मगध साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने लिख ली होगी। आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, मगध साम्राज्य में जो वंश आए थे, है ना। अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, देखिए हम लोग बात करें मगध साम्राज्य के अंदर जो वंश आए थे कौन से थे। मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, हसीन माशुका। ठीक है, 7 ये है। तो हा से आपको याद रखना है हर्यक का वंश या हर्यक डायनेस्टी बोलते हैं। स से आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें न से तो नंद वंश। ठीक है, माँ से आपका हो जाएगा मौर्य वंश, ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। स से हो जाएगा आपका शुंग वंश। ठीक है, और का से आपका हो जाएगा कर्ण वंश, और इस 7 से आपका हो जाएगा सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा आपका? सातवाहन वंश। तो देखिए, ये हमें पढ़ने हैं मगध साम्राज्य के अंदर। तो आज की क्लास में हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे।
केवल इन तीनों को। उसके बाद अगली क्लास में मौर्य का एक ही लेक्चर होगा, मौर्य वंश का पूरा एक लेक्चर इसी पर डेडिकेटेड होगा। उसके बाद जो बाकी के 3 हैं हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया मगध साम्राज्य में हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद मौर्य वंश आएगा, उसके बाद शुंग वंश आएगा, कर्णा, उसके बाद सातवाहन वंश। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्यंका डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हर्यंका डायनेस्टी। देखिए हम लोग टू द पॉइंट करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या जो आए हुए हैं क्वेश्चन, उसी को हम लोग जो है मेनली फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मगध साम्राज्य के अंदर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। मगध साम्राज्य के अंदर हमें 3 वंश पढ़ने हैं, ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड एक साथ है। उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी होंगे, तो काफ़ी लंबा टेन्योर रहेगा, तो इसलिए इन तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। हर्यंका वंश, ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश, राइट, और उसके बाद आपका नंद वंश। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्यंका वंश की, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लिखना शुरू करूँ, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यंका डायनेस्टी की। देखिए ये एक्चुअली में ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री में जब हम डेट्स वगैरह याद करते हैं तो जो ईसा पूर्व की जो घटनाएं होती हैं उनके डेट्स ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन क्योंकि उसमें भी सटीकता नहीं है इसलिए नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ की याद करनी पड़ती है, जैसे सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, ये इस तरह के मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी अगर आपको देखना है कि हर्यंका डायनेस्टी या जो हर्यंका वंश है इसका टाइम पीरियड कब से माना जाता है, तो आप मान सकते हैं कि ईसा के जन्म से जो 6ठी शताब्दी थी, है ना, ईसा के जन्म से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटनाएं चलेंगी इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए हर्यंका वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हर्यंका वंश के अंदर आपको 3 राजाओं के बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अब तीनों को याद रखेंगे। सबसे पहले बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, एक बिंदुसार है, ठीक है, और एक बिंबिसार है, ये बिंबिसार की बात हो रही है, बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु, ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अजातशत्रु, जिनके समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी, है ना, और बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये हर्यंका वंश में 3 आपको याद रखने हैं। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु का बेटा था उदयन, राइट। अब चलिए बात करते हैं हम लोग एक करके बिंबिसार के बारे में। पहले बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बिंबिसार के बारे में क्या क्या फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। देखिए बिंबिसार, सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या बनता है कि हर्यंका वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, नंबर 1 बात, ठीक, हर्यंका वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। दूसरा, इसने अपने राज्य विस्तार के लिए सबसे पहले क्या किया था, वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए थे, है ना। तो इतिहास में इसको इसलिए जाना जाता है कि राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध शुरू करने वाला राजा, मगध साम्राज्य में पहला राजा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब जब राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध की बात हो रही है, इनकी शादियां इसने की हैं, है ना, अपने राज्य को, यानी कि अपने जो इसका बाउंड्री थी उसको एक्सपेंड करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इसने युद्ध का जो इस्तेमाल कम किया, लेकिन इसने वैवाहिक संबंध बना लिए, किसी की लड़की से शादी कर ली, किसी की बहन से शादी कर ली, तो क्या हो गया, एक तरीके से ससुराल वाला काम हो गया। तो आपको पता है कि ससुराल वाला कभी हमला तो करेगा नहीं, ठीक है, वो तो बल्कि और सपोर्ट करेगा। तो ये इसकी टेंडेंसी थी, है ना। एक सेकंड जरा मैं इसमें इंक डाल लूँ। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि बिंबिसार के बारे में पूछा जाता है कि इसने कहाँ से शादी की थी और किस तरह से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो उसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं इसको मैप में एक बार आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि मैप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये। चलिए इसको हम लोग रब कर लेते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके, ठीक है। अभी जो इसने शादियाँ की थी, 3 शादियाँ इसने की थी, किस तरह से इसने अपने राज्य का एक्सपेंशन किया था वो हम लोग मैप में समझते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। देखिए ये आपने कॉपी कर लिया, इसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। पहले बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके आगे का नोट कीजिएगा यहाँ से। देखिए हम लोग बात करते हैं
कि किस तरह से बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, ये एक रफ मैप है इंडिया का, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए मगध यहाँ पर कहीं था, ठीक है, ये क्या है, मगध है। इसके जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था जब महाजनपद पढ़ा रहा था, यहाँ पर एक महाजनपद था जिसको हम लोग वैशाली कहते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो यहाँ पर लिच्छवी जो महाजनपद था, यानी कि वैशाली जो महाजनपद था, उसमें एक जगह पड़ती थी लिच्छवी। ठीक है, एक तो शादी इन्होंने यहाँ पर की थी, एक शादी पहली। ठीक है, किससे की तो हम बात करेंगे। यहाँ पर आपका पड़ता है कौशल। इस जगह पर कौन था, कौन सा महाजनपद था, कौशल था। याद कीजिए, मैंने आपको याद कराया था, कौशल। ठीक है, इधर आपका पड़ता था कुरु। ठीक है, कुरु के पास ही पड़ता था मद्रदेश, और यहाँ से भी इसने शादी की थी। ये 3 तो शादी हो गई, यानी कि यहाँ से शादी हो गई तो यहाँ से इसको प्रोटेक्शन मिल गया, यहाँ से शादी हो गई तो आपका ये वाला हिस्सा पूरा इसके प्रोटेक्शन में आ गया, यहाँ से कर लिया तो यहाँ से भी हो गया। यहाँ पर एक अवंती पड़ता था महाजनपद। ठीक है, और यहाँ पर एक था अंग। मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिखवा चुका हूँ पहले। अब देखिए, जो वैवाहिक संबंध इसने बनाए थे, बिंबिसार की बात कर रहे हैं, तो इसने 3 शादियाँ की थी, है ना। बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी। कौन कौन सी देखते हैं। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। देखिए इसके अलावा भी किए थे, लेकिन इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से। पहला इसने किया था लिच्छवी गण की राजकुमारी, लिच्छवी गण की राजकुमारी से, इनका नाम क्या था, ये नाम पूछा जाता है। इनका नाम था चेलना। क्या नाम था इनका, चेलना से हुआ। तो लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उनका नाम क्या था, चेलना। याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लेना। दूसरा विवाह जो उन्होंने किया था कौशल के नरेश, कौशल के नरेश, जिनका नाम क्या था, प्रसेनजीत। यह नाम आपको याद रखना है, प्रसेनजीत। इनकी बहन थी, की बहन, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था महाकौशला। ठीक है, महाकौशला से शादी की थी। तीसरा इन्होंने किया था कुरु का जो महाजनपद था, यहीं पर एक देश हुआ करता था मद्रदेश। मद्रदेश की राजकुमारी थी, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था अक्षमा। ये 3 शादियाँ इन्होंने की थी। तो कुल मिला के ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये तो इनके अंडर में ही आ गया। ठीक है, बचा ये वाला, ये था अंग। ये क्या था, अंग। और याद रखिएगा ये 3 शादी हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काशी को दहेज में किसने दिया था, है ना। काशी को दहेज में किसने दिया था। तो यहाँ पर इस लाइन को याद लिख लेना कि यहाँ पर काशी को दहेज में किसने दिया था, प्रसेनजीत ने दिया था। प्रसेनजीत ने किसको दिया था, बिंबिसार को दिया था। बिंबिसार को दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, अंग जो महाजनपद था, है ना, अंग जो महाजनपद था, इनका यहाँ पर एक राजा थे। अंग का जो एक नरेश था, उस नरेश का नाम आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मदत्त। क्या नाम था, ब्रह्मदत्त। वो बृहदत्त था, ये ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त को पराजित किया। ठीक है, ब्रह्मदत्त को पराजित किया और मगध में मिला लिया गया। मगध में मिला लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कैसे कैसे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। इधर से कवर कर लिया, नीचे अंग से कवर कर लिया। अब बात करते हैं अवंती के साथ क्या हुआ था। अवंती भी शक्तिशाली महाजनपद में से एक था, तो इसके साथ इन्होंने किस तरह से रिलेशन रखे। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि अवंती के नरेश जो थे, उनकी बीमारी के इलाज के लिए किस मगध साम्राज्य के राजा ने बीजक को उनके लिए भेजा था। तो याद रखिएगा कि इनके साथ अवंती के जो नरेश थे, है ना, अवंती नरेश, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका नाम था चंद्रप्रघोत। इनको पांडु नाम की बीमारी हो गई थी, पीलिया जिसको बोलते हैं, है ना। चंद्रप्रघोत के इलाज के लिए किसको भेजा गया था, बीजक को भेजा। किसने भेजा, बिंबिसार ने। तो देखिए हो गया काम इसका, यहाँ से भी सेफ्टी हो गई,
इन तीनों जगह सेफ्टी हो गई और इसको जीत लिया। अब आप देख सकते हो इतना बड़ा साम्राज्य अकेला बिंबिसार देख रहा था। मगध है कहाँ पर? मगध यहाँ पर है, ठीक है। और बाकी जो आसपास के महाजनपद थे छोटे छोटे, उनके साथ तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसके कोई मसला ही नहीं था। जिनके साथ दिक्कत थी उनके साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक अंग को ही जीता गया है इसके द्वारा। बाकी अवंती के जो नरेश थे, चंद्रप्रघोत, इनको बीमार हुए थे, पीलिया हुआ था, तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी बीमारी के इलाज के लिए जो है बीजक को भेजा था किसने? बिंबिसार ने, और इत्तेफाक से ये ठीक भी हो गए थे। तो तब से ही क्या हो गया था कि अवंती के जो नरेश थे, चंद्रप्रघोत, इनके साथ बिंबिसार के एक मित्रवत संबंध स्थापित हो गए थे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अब यहाँ से आगे कहानी क्या होती है समझिएगा ध्यान से। देखिए बिंबिसार के बारे में इतनी बातें आपको पढ़नी है। ये मगध साम्राज्य के संस्थापक हैं। 3 शादियां उन्होंने की थी, लिच्छवीगढ़ की राजकुमारी चेलना के साथ, और काशी के नरेश थे प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ, और मद्र देश, इसको कुरु के पास, यहाँ पर ये कुरु है, कुरु के पास एक देश पड़ता था मद्र देश, और यहाँ की जो राजकुमारी थी अक्षमा से इनकी शादी हुई थी। 3 तो शादियों को आपकी याद रखनी है। और अंग, सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अंग महाजनपद को सबसे पहले मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिंबिसार। उसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो अवंती नरेश, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बीजक को चंद्रप्रघोत के बीमारी के इलाज के लिए किस मगध साम्राज्य के राजा ने भेजा था? तो आंसर क्या होगा? बिंबिसार, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए इसका बेटा होता है जिसका नाम है अजातशत्रु, ठीक है। अब देखिए 3 शादियाँ की हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी के लिए युद्ध तो हो गई है ना। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसकी जो मृत्यु होती है, बिंबिसार की जो मृत्यु होती है, कैसे होती है? अजातशत्रु के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाती है। अजातशत्रु इसकी हत्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बिंबिसार का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब अगला जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन होगा? अजातशत्रु होगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भाई, बिंबिसार का एक उपनाम भी है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? बिंबिसार को बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में क्या कहा गया है? इसको जैन धर्म में क्षणिक कहा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षणिक किसको कहा जाता था, तो याद रखिएगा बिंबिसार को ही क्षणिक कहा जाता था। बिंबिसार का ही उपनाम है। इसी का उपनाम क्या है? इसको लिख लीजिएगा, नोट करके लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बिंबिसार का जो उपनाम है वो क्या है? इसका उपनाम है क्षणिक, या क्षणिक भी बोलते हैं इसको, क्षणिक या क्षणिक, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब उसके बाद अगला जो शासक आता है, हमने क्या देखा था कि इधर से हरेंका डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे, हरेंका में, ठीक है। हरेंका में हमें पढ़ने हैं 3 रूलर, एक है आपका बिंबिसार, एक है आपका अजातशत्रु और एक है आपका उदयन। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं अजातशत्रु। अगला जो शासक बनता है वो कौन होता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए अजातशत्रु से पहला क्वेश्चन तो इसका उपनाम ही पूछा जाता है। इसका उपनाम होता है कुणिक। इसका नाम है क्षणिक, इसका उपनाम क्या है? कुणिक। पुराणों में या साहित्य में इसको क्या, इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? कुणिक के नाम से जाना जाता है। इसी को पितृहंता भी कहा जाता है। इसने अपने पिता की हत्या की थी, अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको पितृहंता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पितृहंता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन कुख्यात है इतिहास में? तो आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध तो नहीं कहेंगे, कुख्यात कहेंगे इसको। तो अजातशत्रु का नाम आता है। अच्छा अजातशत्रु से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आता है, सबसे पहली बात कि जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध लिख दिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण इसी के कार्यकाल में हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? शरीर त्यागना। तो महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था, महापरिनिर्वाण इसी के शासनकाल में हुआ था, इसी के समय में हुआ था, इसी के समय में हुआ, ठीक है। जब इसने शासन संभाला था तो 8 साल बाद, है ना, शासन संभालने के 8 साल के बाद महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था, महापरिनिर्वाण की घटना हुई थी। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है किसके समय में हुई थी, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आप और लिंक कर सकते हैं कि पहली बौद्ध संगति, है ना, पहली, क्योंकि देखिए पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 BC में हुई थी, याद कीजिए 483 BC में हुई थी। और कब हुई थी? जब महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था, यानी कि महापरिनिर्वाण की जब घटना हुई थी, है ना, तभी पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति भी इसके टाइम पर हुई थी, पहली बौद्ध संगति, ठीक है, पहली बौद्ध संगति इसी के टाइम पर हुई थी, इसी के समय पर हुई थी, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अजातशत्रु के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है बस। क्या क्या? एक तो उसको पितृहंता कहा जाता है, दूसरा महात्मा बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था वो इसी के समय पे लिया था, मतलब इसी का कार्यकाल चल रहा था, मगध में इसी का राज्य था। दूसरी बात क्या है कि पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो इसी के टाइम पर हुई थी, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो
पहली बहुत संगति आपकी राजगृह में हुई थी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक गुफा है, गुफा का नाम भी पूछा जाता है। तो पहली वो संगति जिस गुफा में हुई थी, उस गुफा का नाम भी, केव का नाम भी पूछा जाता है। तो उस गुफा का नाम था सप्तवर्णी गुफा, सप्तवर्णी गुफा, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस गुफा का निर्माण इसी ने करवाया था, अजातशत्रु ने, है ना। तो इस बात से एक चीज़ और समझ में आती है कि जो अजातशत्रु था ये बौद्ध धर्म के प्रति और जैन धर्म के प्रति, दोनों के प्रति जो था, ये उसका आप कह सकते हैं संरक्षक माना जाएगा। इससे पहले भी जो बिंबिसार था वो भी दोनों ही धर्मों के प्रति वो मतलब उसकी टॉलरेंस पावर जो थी वो बिल्कुल ओके थी। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के लिए कट्टर कोई नहीं था इसके अंदर, ना इसके पिता थे ना ये खुद था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद क्या होता है। अब इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी ली थी, तो समय का चक्र घूमता है और इसके साथ भी वही होता है ना, इसके साथ भी वही होता है। क्या होता है, जैसे इसने अपने पिता की हत्या की थी और उत्तराधिकारी बना था, ठीक उसी तरह से इसका बेटा होता है उदयन, ठीक है। इसका बेटा कौन होता है, उदयन होता है। और उदयन भी अजातशत्रु की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगला जो रूलर आएगा वो आएगा उदयन। अगला रूलर कौन आएगा, उदयन। उदयन के बारे में बात करें, सबसे पहली बात, इसने अजातशत्रु की हत्या करके, अजातशत्रु कौन थे, पिता, इसके पिता थे, ठीक है। इसने अजातशत्रु की हत्या की थी, हत्या की और गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, राइट। यहाँ पर इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, अच्छा अब तक जो राजधानी है वो राजगृह है या गिरिब्रज, यानी कि बिंबिसार के टाइम पे भी और अजातशत्रु के टाइम पे भी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो आपका, अच्छा अजातशत्रु के बारे में एक चीज़ समझिएगा। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा था, है ना, एक चीज़ मिस हो गई, पीछे लिख लेना उसको, मैं बता देता हूँ। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा था, देखिए जो उसके पिता थे बिंबिसार, उसने अपने आसपास के जो महाजनपद थे उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। लेकिन अजातशत्रु के बारे में एक चीज़ और लिख लो इसको आप, है ना, उदयन से लिखने से पहले एक चीज़ और लिख लो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्लिप हो गया दिमाग से, कोई बात नहीं। देखिए अजातशत्रु के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसने क्या किया था, देखिए वैशाली यानी कि लिच्छवीगढ़ की बात करें तो लिच्छवीगढ़ इसका एक तरीके से ननिहाल ही था, लेकिन इसने वैशाली के ऊपर आक्रमण किया और उसे जीत कर मगध में मिला दिया। वैशाली को जीत कर मगध में मिलाने का काम इसने किया था। जबकि जो उसके पिता थे वहाँ उन्होंने क्या किया था, वैवाहिक संबंध बनाए थे, जीता नहीं था, आक्रमण नहीं किया था। लेकिन इसने क्या किया, वैशाली को आक्रमण किया, उसे जीतकर मगध में मिला दिया। दूसरी बात, अब काशी के साथ भी तो सेम चीज़ है। काशी यानी कि जो कौशल महाजनपद था वहाँ पर भी बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे, यानी कि इसका भी ननिहाल ही लगेगा वो, ठीक है। लेकिन इसने वहाँ पर भी आक्रमण किया, यानी कि कौशल नरेश के ऊपर दोबारा से आक्रमण होता है यहाँ पर। कौशल नरेश कौन थे, अभी मैं पीछे बता कर आया हूँ, प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण किया जाता है, ठीक है, प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण होता है। फिर बाद में होता क्या है कि यहाँ पर सुलह हो जाती है आपस में, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है कि जो प्रसेनजीत की पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम था वजीरा, वजीरा से विवाह होता है, वजीरा से विवाह। तो देखिए जो बिंबिसार था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, बिंबिसार का विवाह किसके साथ हुआ था, बिंबिसार, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, देखिए प्रसेनजीत की एक तो है बहन जिसका नाम क्या था, महाकोशला। समझिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में और गलती हो जाती है। महाकोशला ये कौन थी, बहन थी। इसकी बेटी का नाम क्या था, इसकी पुत्री का नाम था वजीरा, ठीक है। वजीरा का विवाह किसके साथ हुआ था, अजातशत्रु के साथ, राइट। और महाकोशला का विवाह किसके साथ हुआ था, बिंबिसार के साथ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला, बिंबिसार से शादी होती है, राइट। और काशी को दहेज के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, अजातशत्रु ने आक्रमण किया था किसके ऊपर, प्रसेनजीत के ऊपर। एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रसेनजीत इसके ननिहाल में ही आएगा, यानी ननिहाल का रिश्ता लगेगा, है ना। और क्योंकि इसकी बहन जो थी वो इसकी सगी माँ तो नहीं थी, लेकिन माँ तुल्य ही थी, तो और कह सकते हैं कि मामा, है ना, मामा ही लगेगा, आई थिंक, यस मामा लगेगा। तो उसके अपने मामा के ऊपर भी इसने आक्रमण किया था, यानी कि कौशल के ऊपर भी इसने आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा मिस हो गई थी, ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा। अजातशत्रु के बारे में ये बातें आपको याद होंगी। अब इसके बाद क्या होता है
इसके बाद उदयन आता है इसका बेटा, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? उदयन, यानी कि अजातशत्रु के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है उदयन, ठीक है। उदयन क्या करता है? अपने पिता की मृत्यु करने के बाद बैठता है, यानी कि अजातशत्रु की हत्या के बाद, अजातशत्रु की हत्या करके, ठीक है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो उदयन ने इसकी भी हत्या कर दी। उदयन के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन के लिए उदयन को पूछा जाता है क्या, इसने एक नगर बसाया था। कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर को इसने बसाया, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर को बसाया था इसने, और इसे अपनी राजधानी बनाया, इसे अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उदयन के बारे में ये फैक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, जो आगे चल के वर्तमान समय में इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान समय में इसको ही पटना कहा जाता है। आज का जो पटना है वो पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ की बात, कहानी क्या होती है उदयन के बारे में, इतना ही आपको याद रखना है। उदयन के 3 बेटे थे, देखिए उदयन के 3 बेटे थे, ठीक है। एक का नाम था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध था इसके बेटे का नाम। एक इसके बेटे का नाम था मुंडक, ठीक। और एक था इसका नागदशक। तीसरे बेटे का नाम क्या था? नागदशक। अब एक्चुअली में होता क्या है लोगों में इस बात की, इसके जो प्रजा में लोग थे, इसके कोर्ट में जो लोग हुआ करते थे, मंत्री संतरी जो हुआ करते थे, या बाकी जो आम लोग हुआ करते थे, वो कहते थे कि भैया ऐसा है, हमारे ऊपर कोई ऐसा राजा शासन नहीं कर सकता जिसने अपने पिता की हत्या की हो। यानी कि लोगों में काफ़ी अविश्वास आ गया इन लोगों के ऊपर, जो अपने पिता को मार सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। तो कुल मिला के जो उसके 3 बेटे थे, ये गद्दी पर बैठे तो सही, लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अंत में क्या होता है कि नागदशक को ये इस तरीके से चलेगा, है ना। पहले उसके बाद गद्दी इसको मिलेगी, अनिरुद्ध को मिलेगी, फिर मुंडक को मिलेगी, फिर नागदशक को मिलेगी। लेकिन नागदशक तीनों को ही एक्सेप्ट नहीं किया गया, और नागदशक को अंत में क्या किया जाता है? इसको गद्दी से उतार दिया गया, इसको गद्दी से उतार दिया जाता है। एक्सेप्ट नहीं करते लोग ना, उतार दिया गया। और इसकी जगह पर एक आमत्य थे, इसके कोर्ट में रहा करते थे, इसकी जगह पर शिशुनाग को गद्दी दे दी गई, शिशुनाग को गद्दी दे दी गई, को राजा बनाया गया, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब यहां पर आपका हरेंका डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और एक नए वंश की स्थापना होगी जिसका नाम है शिशुनाग वंश। तो हेडिंग डाल लीजिए शिशुनाग वंश, ठीक। आगे चलते हैं। उदयन के बारे में बस एक ही बात, पाटलिपुत्र ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता है नागदशक की हत्या नहीं की जाती है यहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, इस वंश को, हरेंका वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। कारण आपके सामने क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक दूसरे अपने पिता की हत्या करके गद्दी ली जा रही है, छीनी जा रही है। तो इस वंश को, हरेंका वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ये, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एसएससी के अंदर। एटलीस्ट एसएससी से तो एसएससी में आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, अगला जो वंश आएगा मगध साम्राज्य में जिसको हमें पढ़ना है वह है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश की हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शिशुनाग वंश जो था ये आपको 412 बीसी में शुरू होता है और लगभग 344 बीसी तक चलता है, ठीक है। और इसके संस्थापक पहले तो आपको याद होने चाहिए, संस्थापक कौन थे, अभी मैंने आपको बताया। इसके संस्थापक कौन होंगे? अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए पहले, शिशुनाग वंश में कौन कौन से रूलर आपको याद रखने हैं। एक तो शिशुनाग को याद रखना है, जैसे उसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन को आपने याद रखा, सीक्वेंस याद रखिएगा। शिशुनाग के बाद आएगा आपका कालाशोक, कालाशोक का नाम थोड़ा सुना सा लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि दूसरी बोध संगति इसी के टाइम पर हुई थी। तीसरा आएगा आपका नंदीवर्धन, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 राजवंश, 3 राजा आपको याद रखने हैं जो हमें शिशुनाग वंश में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, समझिएगा। संस्थापक कौन है शिशुनाग वंश का? शिशुनाग, ठीक है। अच्छा, इसका नाम शिशुनाग क्यों था जानते हो? इसके ऊपर भी जो है एक स्टोरी बताई जाती है, शिशुनाग का नाम शिशुनाग क्यों था। देखिए, बचपन में क्या होता है कि जब शिशुनाग छोटा होता है, बचपन में छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है, बचपन में इसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बचपन में ही इसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है जब ये बहुत बच्चा था, छोटा था, तो इसकी रक्षा जंगल में एक बार जा रहा होता है और इसकी रक्षा एक नाग करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? शिशुनाग पड़ता है, ठीक है। ये ट्रू फैक्ट है, बुक्स में लिखा गया ऐसा कि इसकी जो रक्षा की थी वो किसने की थी? एक नाग ने की थी, जब ये छोटा था, शिशु अवस्था में था, इसलिए इसका नाम शिशुनाग रखा गया, ठीक है। इसके बारे में से आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये जो है इस वंश का संस्थापक था। अच्छा, आप समझिएगा दूसरी बात, इसके बारे में एक फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। एक बार ये आरओ के पेपर में पूछा गया था कि मगध साम्राज्य का ऐसा कौन सा राजा था पहला जिसने अवंती को जीता था।
इससे पहले पूरी हरिंका डायनेस्टी आपने देखी। हरिंका डायनेस्टी में अजातशत्रु ने हमले किए, वैशाली के ऊपर भी किया, इधर आपका काशी के ऊपर भी किया, यानी कि कौशल के ऊपर भी किया, लेकिन अवंती के ऊपर हमला उसने भी नहीं किया था। किसने? अजातशत्रु ने, जबकि उसके पिता का मित्र था वो। बावजूद इसके यानी कि चंद्रप्रभोत के ऊपर हमला नहीं किया गया था, यानी कि अवंती के ऊपर हमला नहीं किया गया था अजातशत्रु के द्वारा। लेकिन शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, इसने ये पहला मगध साम्राज्य का शासक हुआ जिसने अवंती के ऊपर आक्रमण किया और अवंती को जीता। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको लिख लेना है। तो क्या बताया मैंने? अवंती को जीतने वाला, अवंती को जीतने वाला पहला मगध साम्राज्य का राजा, मगध साम्राज्य का शासक। इसके बारे में बस यही बात आपको नोट करनी है, दूसरी तो बात ये है ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा कालाशोक। इसका एक नाम और भी है, कालाशोक का एक नाम और भी है, इसका नाम है काकवर्ण। काक माने क्या होता है? काला, और वर्ण माने होता है रंग, काला रंग, कालाशोक। ठीक, कालाशोक के बारे में आपको बस एक बात याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना, कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, इसके बारे में जो फैक्ट आपको याद रखना है, क्या? दूसरी बौद्ध संगति, ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय पर हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय पर हुई थी, ठीक है, पर हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस कालाशोक के बारे में एक ही बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक्चुअली में देखिए, पाटलिपुत्र राजधानी रही है इससे पहले, ठीक है ना। पाटलिपुत्र जो राजधानी रही है, जब उदयन ने बनाई थी पाटलिपुत्र, तो बीच में राजधानी शिफ्ट की गई थी, ठीक है। उसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कालाशोक ने इससे पहले जैसे उदयन ने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र, उसके बाद फिर से वैशाली शिफ्ट हो गई जब शिशुनाग बना था। शिशुनाग के टाइम पे वैशाली वापस से राजधानी बन गई। उसके बाद जब ये आया, यानी कि जब कालाशोक आया, तो इसने फिर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र, वैशाली से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया। ये लिख लेना, क्वेश्चन बनता है ये, वैशाली से राजधानी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा। वैशाली से इसने अपनी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी, ठीक है। अब पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी तो काफ़ी खुश था ये। और इसके बाद यानी कि अगर हम कालाशोक की बात करें तो इसके बाद मगध साम्राज्य की जो राजधानी रही, मगध साम्राज्य की राजधानी यही रही, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जब ये राजधानी बना देता है वापस से वैशाली से पाटलिपुत्र को, तो ये उसका दौरा करने के लिए जाता है। कौन? कालाशोक, ठीक है। कालाशोक का दौरा करने के लिए जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये घूम रहा था पाटलिपुत्र के अंदर, तो वहीं पर भीड़ में से एक आदमी निकल कर आया, इसके पेट में छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इसकी हत्या इसी तरीके से होती है। जब ये वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है, तो इसका मन होता है कि भाई चलो घूम के आते हैं, ठीक है, क्योंकि राजधानी बनाई है तो देखना जरूरी है कि क्या क्या चल रहा है वहाँ, क्या क्या नहीं चल रहा है। तो ये जाता है तो वहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है और यहीं पर इसकी कहानी का अंत हो जाता है। यानी कि कालाशोक यहाँ पर आपको जो है खत्म कर दिया। अब इसके पीछे षड्यंत्र था, नो डाउट। बिना षड्यंत्र तो कोई मारेगा नहीं किसी को, है ना। राजा को मारने की हिम्मत ऐसे नहीं हो सकती किसी की जब तक पीछे से कोई बैक ना हो, ठीक है। बैक वैसे पीछे से ही होती है है ना, कोई बैक ना हो, मतलब कोई पावरफुल सोर्स ना हो पीछे, जब तक कोई हत्या नहीं कर सकता राजा की। यानी कि इसमें जो हाथ, ऐसा माना जाता है, इसमें जो हाथ था वो कहीं ना कहीं इसके बेटों का ही था, आपके कालाशोक के बेटे। याद रखिएगा अगला जो रूलर आएगा शिशुनाग वंश में, ये हो गया शिशुनाग, कालाशोक हो गया। अब बात करें नंदीवर्धन की। देखो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे हम। नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन इसका नाम है जो इतिहास में सबसे ज़्यादा जाना जाता है, नंदीवर्धन के नाम से ये फेमस है। ऐसा कहा जाता है जब कालाशोक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके 10 बेटे होते हैं। किसके? कालाशोक के 10 बेटे होते हैं। और उन 10 बेटों में गद्दी पर बैठने के लिए लगभग 22 सालों तक युद्ध चलता है, ठीक है। बड़ी बात है ना। इसके बाद सीधा अशोक के बारे में आप पढ़ते होंगे, ऐसा अशोक द ग्रेट के बारे में ऐसा हुआ है, वरना उससे पहले इतना बड़ा युद्ध 22 साल तक चलना छोटी बात नहीं है। तो कालाशोक के जो 10 बेटे थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, गद्दी पर कौन बैठेगा इस चीज़ को लेके, ठीक है ना। तो लगभग 22 सालों तक ये युद्ध चलता है और लास्ट में नंदीवर्धन जीतता है। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। कालाशोक की मृत्यु के बाद
कालाशोक की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके 10 बेटों में, 10 बेटों का नाम कोई नहीं पूछता आपसे, ठीक है, ये याद करने के लिए बस मैंने आपको बताया है ताकि आप रिलेट कर पाएँ। स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है तो याद रहती है। 10 पुत्रों में लगभग 22 वर्षों तक, लगभग 22 वर्षों तक उत्तराधिकारी या गद्दी को लेकर, ऐसा लिख लो, ठीक है ना, 22 वर्षों तक गद्दी के लिए संघर्ष चलता है, संघर्ष चलता है और अंत में नंदीवर्धन विजयी होता है। अंत में नंदीवर्धन विजयी होता है, गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शिशुनाग वंश का तीसरा जो रूलर है नंदीवर्धन, इसकी कहानी कुछ इस तरीके से होती है। बस नंदीवर्धन के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी कि ये इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था ये, बस एक ही बात। तो क्या बताया मैंने, शिशुनाग वंश के बारे में संस्थापक था, कालाशोक के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरी बहुत संगति इसके टाइम पर हुई थी इसलिए पूछा जाता है, और नंदीवर्धन अंतिम शासक था। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। 2 वंश हमारे खत्म हो गए, तीसरा वंश आपका है नंद वंश, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, नंद वंश। समझते हैं नंद वंश के बारे में। अगला जो आप लिख लीजिए, मगध साम्राज्य में जो अगला वंश आएगा, इसके बाद नंद वंश। थोड़ा सा फ्लो याद रखिएगा, हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य में हमारा हमने पढ़ा हर्यंका वंश को, सबसे पहले हर्यंका वंश आएगा इसके अंदर, उसके बाद शिशुनाग वंश हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंद वंश, ठीक है। हर्यंका वंश, इसमें हमने 3 रूलर को पढ़ा, ठीक है, इसमें हमने 3 रूलर को पढ़ा। एक था बिंबिसार। इसका फ्लो ही चार्ट आपको याद रखना है, फ्लो चार्ट आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार सीक्वेंस से क्वेश्चन बन जाता है ना। बिंबिसार, अजातशत्रु, ठीक है। तीसरा जो है आपका, तीसरा रूलर आपका इसके अंदर उदयन है। बात करें शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश में कौन कौन थे, एक तो शिशुनाग ही था, शिशुनाग, एक था आपका कालाशोक, ठीक है, और एक आपका था नंदीवर्धन। तीसरा कौन था, नंदीवर्धन। यहाँ तक कहानी हमारी हो चुकी है। अब बात करेंगे नंद वंश की, तो नंद वंश में समझिएगा ध्यान से, नंद वंश की अगर बात करें तो इसका जो संस्थापक था, पहले तो संस्थापक की बात करते हैं। लगभग 100 सालों तक शासन हुआ है नंद वंश के द्वारा, तो काफ़ी लंबा टेन्योर था इनका भी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, इसलिए ज़्यादा इतिहास में इनका नाम नहीं है। संस्थापक था इसका महापद्म नंद, महापद्म नंद। ऐसा माना जाता है कि नंद वंश में लगभग 9 राजा आए थे। कितने, 9 राजा आए थे, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन 9 जो राजा आए थे उसमें उन्होंने कुछ खास किया नहीं, या ये कह सकते हैं कि उनकी जानकारी स्पष्ट नहीं है, तो इतना उनके बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन संस्थापक के बारे में तो पूछा जाता है। इसके पीछे कारण है, देखिए जो महापद्म नंद था, ऐसा माना जाता है कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम रूलर था नंदीवर्धन, ठीक है ना, उसका उसी के दरबार में, उसी के कोर्ट में एक दासी थी, ओके, वो शूद्र वर्ण से आती थी, दासी थी पर वो शूद्र वर्ण से आती थी, उसी का बेटा था महापद्म नंद। कौन, महापद्म नंद। और इसी ने नंदीवर्धन की, ऐसा माना जाता है नंदीवर्धन की हत्या इसी ने की थी, ठीक है ना, नंदीवर्धन की जो हत्या थी वो इसी ने की थी, महापद्म नंद ने। और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था, नंद वंश। तो महापद्म नंद के बारे में एक बात तो सीधी सीधी आपको ये पता होनी चाहिए कि संस्थापक था, और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नंद वंश एक गैर क्षत्रिय, इसको हम यहाँ लिख के ज़्यादा सही रहेगा, जो नंद वंश था वह एक गैर क्षत्रिय वंश रहा है, गैर क्षत्रिय वंश, यानी कि इससे पहले जितने वंश आए वो सब क्षत्रिय थे, है ना, चाहे हम बिंबिसार की बात कर लें, शिशुनाग की बात कर लें, ये सब क्षत्रिय थे। लेकिन जो नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद, जैसे कि मैंने बताया, इसकी जो माता थी एक दासी थी, है ना, नंदीवर्धन के कोर्ट में, तो उसका बेटा था ये महापद्म नंद, जो कि एक शूद्र, आप कह सकते हैं शूद्र वर्ण से जो आती थी, ठीक है, उसी का बेटा था महापद्म नंद। और महापद्म नंद बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में इतिहास में बहुत सारी बातें, कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देंगी कि नंद वंश ने लगभग 100 सालों तक शासन किया है। तो एक काफ़ी लंबा टेन्योर है, 100 साल कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो
इनके बारे में। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो इसमें दो ही रूलर के बारे में पूछा जाता है। एक तो संस्थापक जो महापद्म नंद है, महापद्म नंद के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहला शासक था ये, पहला शासक, मगध साम्राज्य की बात हो रही है ना, मगध साम्राज्य का पहला शासक जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था। ये कलिंग वही है जिसके ऊपर बाद में आगे जाकर अशोक द ग्रेट हमला करते हैं। तो पहला शासक जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। और कलिंग पर जब आक्रमण किया गया और वहाँ पर इसने नहर भी बनवाई थी कलिंग में, ऐसा बोला जाता है कि जब कलिंग पर आक्रमण किया था और जीता था तो वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए इसने एक नहर भी बनवाई थी। और वहाँ पर एक जैन मूर्ति थी, कलिंग पर आक्रमण किया और जैन प्रतिमा, एक जैन मूर्ति हुआ करती थी, जैन प्रतिमा को उठाकर, ठीक है, मगध ले आया था, मगध ले आया था। अब देखिए ये बात मैं मेंशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि कलिंग, अच्छा ये सारी जानकारी हमें मिली कहाँ से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्रोत क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखा किसने था, याद रखिएगा, राजा खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था, बाय राजा खारवेल के द्वारा, राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संस्थापक महापद्म नंद, ठीक है, और इसके जो शासक थे वो कौन थे, महापद्म नंद। और इसने जो है कलिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था ये, ठीक है ना। और राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जानकारी हमें मिलती है। बस इनके बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। और इसके जो अंतिम, अच्छा याद रखिएगा, बहुत शक्तिशाली राजाओं में इनकी गिनती होती है ना। इनको एकाटक भी कहते हैं, इनको इनका एक नाम और भी है, एकाटक, है ना, इनका एक नाम और भी है, उपनाम कह सकते हो, एकाटक। तो इतिहास में इनको एकाटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इस वंश का जो अंतिम शासक था, बस उसके बारे में बात करेंगे। अंतिम शासक जो पूछा जाता है वो है आपका घनानंद। कौन है, घनानंद। घनानंद के बाद की कहानी आपको आपने टीवी सीरियल्स में भी देखी होगी। घनानंद जो थे अंतिम शासक माने जाते हैं इस वंश के। और वो कहा जाता है कि वो एक योग्य शासक नहीं बन पाए, क्योंकि वो अपना जो है सारा समय अपने महल में ही बिताते थे, है ना, और मदिरा पी के और बाकी सारी चीज़ों में अपना समय खराब करते थे। तो एक बार चाणक्य आए थे इनको समझाने के लिए कि विदेशी आक्रमण होने वाला है, तो आप कृपा करके सब चीज़ें छोड़ दीजिए। तो वहीं पर अपमान कर देते हैं चाणक्य का। तो चाणक्य का अपमान जब कर देते हैं, जब ये कर देते हैं घनानंद, तो वहाँ पर फिर चाणक्य अपने दिल पे ले जाते हैं बात को, और फिर एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसको तैयार करते हैं उसके खिलाफ, घनानंद के खिलाफ। और फिर पूरा इतिहास आपने पढ़ा इसके बाद कि इसके आगे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं और घनानंद के बीच में युद्ध होता है, जिसमें घनानंद हार जाता है और नंद वंश 100 वर्षों के बाद समाप्त हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मौर्य वंश कहते हैं। तो मौर्य वंश इसके आगे आएगा, तो हम लोग इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ये वाला, ठीक है, लेकिन कंप्लीट हो गया, काफ़ी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। बस घनानंद के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है कि अंतिम शासक था। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है घनानंद से कि सिकंदर का पहला आक्रमण इसी के टाइम पर हुआ था। सिकंदर का आक्रमण, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण इसी के समय में हुआ था, इसी के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई, समय में हुआ था, ठीक है। और कई सारे नंद वंश की बात करें तो नंद वंश में कुछ विद्वान भी थे जिनका जिक्र आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि उपवर्ष, एक तो नाम आपको याद रखना है उपवर्ष, ठीक है, और एक आपको नाम याद रखना है कात्यायन और एक वररुचि। वररुचि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है ना, वररुचि और एक थे आपके कात्यायन। कात्यायन ये विद्वान थे, तीनों माने में विद्वान थे और वो इसी समय में थे, इसी समय में, इसी समय मतलब नंद वंश के समय में, पूरे नंद वंश के समय इसी समय थे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। 3 वंश हमने पढ़ लिए, हरिंगा वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जितना मैंने लिखवाया है इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, इन तीनों वंशों से इसके अलग कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ज़्यादातर देखा गया एसएससी तक, आरओ के पेपर तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए, उसी हिसाब से मैंने लेक्चर को तैयार किया था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसमें आपको 2 रूलर्स के नाम आपको लिखने हैं, एक तो महापद्म नंद, ठीक है, और एक है आपके घनानंद। तो ये हो गया आपका पूरा जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और इसको एक बार जो है इसके सारे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसको जरूर देख के जाइएगा, जिनका पेपर है एसएससी सीजीएल का, या फिर यूपी पुलिस का जिनका पेपर है, या फिर सुपर टेट का पेपर आने वाला है जल्दी ही आपका,
तो इन सब के लिए जीएस के सेक्शन में हिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो मिलते हैं जल्दी हिस्ट्री की अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग मौर्य वंश को समझेंगे। मौर्य वंश से बहुत क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपको पता है, तो मौर्य वंश में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। और भी थोड़ा लंबा वीडियो होगा उसका भी, 1 घंटे का वीडियो लगभग होगा उसका, लेकिन बहुत सारा जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन पाएगा, जितना भी पॉसिबल कंटेंट मिला पाऊंगा कम समय में, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में हिस्ट्री के, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।